हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई मैथ्स में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो सेशन 1 है, यानी कि हम इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इजी टॉपिक भी है, तो इस हिसाब से ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और ये जो है आप बहुत इजीली इस पे मास्टर कर सकते हैं और इसका सिलेबस भी बहुत छोटा सा है। तो आज जो है हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो सेशन 1 करने जा रहे हैं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो कि सीबीएसई 2026 के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वो हम सारे कॉन्सेप्ट्स आज देखेंगे। फिर इसके एमसीक्यूज और डिफरेंट क्वेश्चंस जो है अगले वीडियो सेशंस में आएंगे। तो आज जो है पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाला है। तो बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आई होप कि अभी इससे पहले जितने भी सेशंस हुए हैं वो सारे आपने देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है सीबीएसई मैथ्स के प्लेलिस्ट, जो कि क्लास 10th का प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th के नाम से ही, तो उसमें जाकर आप सारे चैप्टर्स जो जो अपलोड हो चुके हैं उसको देख सकते हैं। हमने रियल नंबर्स कर लिया है, यहाँ पर रियल नंबर्स के कंसेप्ट्स क्लास हो चुके हैं। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट क्लास देख लिए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम क्लास देखने जा रहे हैं। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो जब आप पूरी तरह से देख लेंगे तो आपको क्या क्या जानकारी हासिल हो जाना चाहिए वो इस तरह से है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट एक्वेंट योरसेल्फ विद द फॉलोइंग। पहले तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट की जानकारी होना चाहिए। ये हालांकि पीछे भी आपको क्लास 9th में से ही पता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट का क्या मतलब है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट होता है हमारे पास। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने के लिए भी हमें आना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, जिसमें कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट होता है, आपको पता है x, y के फॉर्मेट में हम लिखते हैं इसको, और x को एब्सिसा भी कहते हैं और y को ऑर्डिनेट कहते हैं। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिसके कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का ही एक्सटेंशन है कि आप ओरिजिन से, मतलब अगर दूसरा पॉइंट आप ओरिजिन सपोज करेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको ओरिजिन से डिस्टेंस का पता चल जाएगा। फिर हम सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल फॉर्मेट है मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर यहाँ पर ना आपको कुछ शेप्स प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और आपको कहेंगे कि वो ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये प्रूव करिए। या फिर आपको कोलिनियरिटी प्रूव करना दे सकते हैं, या फिर पैरेललोग्राम 4 वर्टिसेस देके आपको 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स देके पूछ सकते हैं कि आपको जो है ये कैसा शेप बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। क्वाड्रिलेटरल बना रहा है तो पैरेललोग्राम बना रहा है कि नहीं बना रहा है। पैरेललोग्राम बना रहा है तो उसमें किस तरह का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। 3 तरह के पैरेललोग्राम होते हैं हमारे पास, तो उनमें से कौन सा बना रहा है ये बताने के लिए कह सकते हैं। या फिर इवन पैरेललोग्राम में आपके पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और 4th वर्टेक्स निकालने के लिए भी आपको कह सकते हैं। तो ये चीज भी हम यहाँ पर सीखेंगे। सम प्रॉपर्टीज टू बी शोन टू प्रूव गिवन ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स ट्रायंगल हो गया, उसके बाद आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल में भी
पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सभी जो है आपको पूछ सकते हैं। रोम्बस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि रोम्बस है कि नहीं है। काइट वगैरह के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में आपको पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट जो है बेसिकली क्या होता है हमारे पास। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले आपको पता है कि कोई भी जो ये है प्लेन है, तो उस प्लेन को आप जो है इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना करके और एक वर्टिकल एक्सिस बना करके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको कि एक्स एक्सिस नाम देते हैं हम, और वर्टिकल एक्सिस जिसको कि वाई एक्सिस नाम देते हैं, और उनके नेगेटिव साइड को हम वाई डैश और एक्स डैश इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो है किसी भी प्लेन को, ये प्लेन है तो इस प्लेन को चार भाग में बांट देता है। तो वो जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार भाग हो गए, चार पार्ट्स हो गए। इन चारों पार्ट्स को जो है क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है। जहां पर ये दोनों एक्सिस मिलते हैं, जो इंटरसेक्ट करते हैं, उसको ओरिजिन कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 से रिप्रेजेंट होता है। फिर आप जब देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर आप जो है पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1 जैसे है, तो ये 1 है, तो अगर फुल कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो आप 1 0 लिख सकते हैं इसको। फिर इसको 2 0 लिख सकते हैं, इसको 3 0 लिख सकते हैं, और फिर 4 0 एंड सो ऑन। इस तरह से एक्स एक्सिस पर आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर वाई एक्सिस पर भी आप जो है इसी तरह से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, तो बेसिकली ये 1 नहीं तो 0,1 अगर पूरा लिखा जाए, 0,2 इस तरह से लिखा जा सकता है, 0,3 इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से नेगेटिव साइड में भी आप -1 -2 लेते हैं, और इधर भी आप -1 -2 लेते हैं वाई एक्सिस पर। अब कोई भी पॉइंट अगर आपने लिया, मान रखिए कि आपने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से आपने जब एक्स एक्सिस पर कोई परपेंडिकुलर डाला और वाई एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर डाला, तो एक्स एक्सिस पर ये कहाँ मिल रहा है, 1,0 पे मिल रहा है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा। और फिर जब आपने इधर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है इसी पॉइंट से, तो वो जो है 2 पे डल रहा है, तो 2 जो है इसका y कोऑर्डिनेट होगा। और इस तरह से इस पॉइंट का जो, अगर आपने इस पॉइंट का नाम a दिया हुआ है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया 1,2। इसमें पहला कंपोनेंट एब्सिसा होता है और दूसरा कंपोनेंट ऑर्डिनेट कहलाता है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको याद रखना पड़ता है। और एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट से आप जो है वो किसी भी कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं। ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं। तो एक तो एब्सिसा हो गया जिसको कि एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और ऑर्डिनेट हो गया जो कि वाई होता है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट जान सकते हैं। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो आपको x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है जबकि y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आप कोई भी पॉइंट को barely looking at the point you can decide कि in which quadrant does that point lie। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस जब भी आप दो पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, मान रखिए कि आपके पास a x1 y1 एक पॉइंट है और b एक दूसरा पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट्स जो है x2 y2 है।
तो इनके बीच का जब डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, ए बी निकालना है, तो आप जो है एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है, और ये होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक डिस्टेंस फॉर्मूला मिल रहा है। आप इस डिस्टेंस फॉर्मूला के जगह पे, जैसे x2 माइनस x1 की जगह पे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। तो इस तरह से अगर आपने y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी यूज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। इस तरह से आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों ही डिस्टेंस फार्मूला का काम करते हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूला आपको ये है कि आप डिस्टेंस निकालने के लिए जिसके भी कोई कोऑर्डिनेट्स अगर आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, मान रखिए कि यहाँ पर 1 2 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 5 दिया हुआ है, तो आप जो है इसका डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। वो यहाँ पर आप जो है वैल्यूज डाल दीजिए, x1 माइनस x2 वाले में डालेंगे तो आप 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बीच में माइनस होता है ना, तो ये हो जाएगा। इसको आप x1 और y1 लेंगे, जबकि आप इसको x2 और y2 लेंगे। तो इस तरह से आप जो है देखिए यहाँ पर यही आ जाएगा, y1 मतलब -2 2 है, y1 मतलब 2 है, यहाँ देखिए जो इसका कोऑर्डिनेट है, और फिर दूसरा 5 है, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये फिर जो है सॉल्व होके आपको ये 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस ये -3 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और रूट अंडर ले रहे हैं तो रूट अंडर 25 हो गया, और 25 के बदले में ये 5 आ गया, तो डिस्टेंस 5 यूनिट्स का हो गया। यूनिट्स भी हम लिख देते हैं कई बारी, तो ये सही रहता है, ये कंफर्म हो जाता है कि आप जो है डिस्टेंस निकाल रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स तो निकाल ही सकते हैं, फिर बाकी जो शेप्स हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, उन शेप्स के बारे में भी हम बता सकते हैं कि वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि नहीं, अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें, तो वो सब हम अभी देखेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में ही आप देखिए कि अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाता है कि एक पॉइंट जो है आपका कोई भी पॉइंट दिया हुआ है वो x1 y1 है जैसे, और दूसरा पॉइंट जो है ना वो ओरिजिन है, ओरिजिन को हम 0 0 कोऑर्डिनेट होता है और o से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपको ओ ए अगर निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले में जब आप ओ ए निकालेंगे तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर अल्टीमेटली आपको सीधा सीधा ये हो जाएगा कि x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है उसका अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो आप उनके कोऑर्डिनेट्स का ही स्क्वायर का सम करा दीजिए। मतलब कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन रहता है कि एक पॉइंट है P जिसका कि कोऑर्डिनेट है 4 5, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालिए, तो आप OP निकालेंगे, तो OP आप सीधा सीधा -4 का स्क्वायर कर दीजिए और +5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर जो है 16 + 25 आ जाएगा। 16 + 25 मतलब √41 आ जाएगा, तो √41 यूनिट्स इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट यहाँ 0 है, तो 0 को अगर यूज करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, सीधा सीधा उनके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम मिल जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन बहुत इजीली हम गेट कर सकते हैं। अब बारी आती है सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला मतलब किसी भी चीज को अगर आपको ब्रेक करना है तो वो सेक्शन फॉर्मूला बनाता है। जैसे मान रखिए कि आपके पास ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, एक पॉइंट सी है, एग्जैक्टली बीच में नहीं है,
वो इसको m/n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है और a का कोऑर्डिनेट है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो आपके पास c का कोऑर्डिनेट अगर कैपिटल X और कैपिटल Y आपने सपोज किया हुआ है तो आप x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n लेंगे और y के लिए आप जो है वो my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n लेंगे। तो आप ध्यान रखिए m जो है देखिए यहां पर इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि n जो है इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको ये जो रेशियो है ये दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि n जो है ये इस साइड आके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको जो है ये एक आपको सेक्शन फॉर्मूला मिल गया इस तरह से। तो आप यहाँ पर m n ये दिया हुआ रहेगा रेशियो, जैसे आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है कि मतलब 1 1 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 5 है, तो आपको एक पॉइंट निकालना है जो कि इसके ज्वाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप जो है इसका कोऑर्डिनेट सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि 2 देखिए इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3, तो 6 प्लस 3 बाय 2 प्लस 3 हो गया एक तो x कोऑर्डिनेट। y के लिए फिर आप देखिए 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा और फिर इधर जो 3 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 6 हो जाएगा और अपॉन में 2 प्लस 3, तो ये m प्लस n की वजह से, और यहाँ पर ये 9/5 एक आया, दूसरा आपका 16/5 आ गया। तो इस तरह से ये जो है इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉइंट निकाल सकते हैं, या फिर अगर बीच का पॉइंट दिया हुआ है तो हम जो है वो किस रेशियो में जो ज्वाइन ऑफ द टू पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर आपको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप रेशियो निकाल सकते हैं, अगर 2 पॉइंट्स और रेशियो दिया हुआ है तो आप तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के थोड़ा सीधा कभी भी कुछ भी इस तरह से आ सकता है। सेक्शन फॉर्मूला का ही एक्सटेंडेड पार्ट है मिड पॉइंट। अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे x1 y1 a का कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो आप अगर इसका मिड पॉइंट लेना चाहते हैं, मान रखिए कि m इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या करेगा, इसको बराबर रेशियो में बांटेगा, तो 1:1 रेशियो में बांट देगा ना ये। तो 1 अगर आपने, जैसे आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें क्या होता है mx2 प्लस nx1 है ना, अपॉन में m प्लस n होता है, और फिर अगर आपने m की जगह पे 1 डाल दिया क्योंकि यहाँ m 1 है और n भी 1 है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी नीचे भी ये 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1, तो ये 2 आ गया, तो x2 प्लस x1 बाय 2 हो गया। इसी तरह से y1 प्लस y2 बाय 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में आप सीधा सीधा फिर कोऑर्डिनेट ले सकते हैं कि x1 प्लस x2 बाय x2 हो जाएगा और दूसरा y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले का हम यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, कि जैसे आपको पैरेललोग्राम में अगर आपको दिया हुआ है कि 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 4th वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वाला कंसेप्ट हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो है देखिए ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसको बहुत ज़रूरी है, और सेक्शन फॉर्मूला से भी हम डिराइव कर सकते हैं अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला भूल जाते हैं तब भी, पर इसमें भूलने वाली बात है नहीं, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, तो ये आपको आराम से याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि हमें दिखाना जरूरी होगा अगर हमको कोई ट्रायंगल दिखाना है। मान रखिए सम प्रॉपर्टीज टू बी शोन टू शो
ट्रायंगल को शो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा कि आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए होंगे वहां पर, ठीक बात है। तो 3 वर्टिसेस से आपने डिस्टेंस निकाले, जैसे आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, ए बी निकाला, बी सी निकाला और ए सी निकाला। इसमें आप क्या कीजिए, जो दो छोटे होंगे, दो छोटे जो होंगे उन दोनों को मान रखिए कि हमने अभी ये माना है कि ए बी और बी सी दोनों ए सी से छोटा है। तो आपको ए बी प्लस बी सी जो है वो ग्रेटर देन ए सी अगर आ रहा है ना, तभी वो ट्रायंगल बनाएगा। या फिर अगर आपको सारे ही वेरीफाई करने हैं तो ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी जो है वो बी सी से बड़ा होना चाहिए, और ए सी प्लस बी सी जो है वो ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अगर कोई 3 साइड से सेटिस्फाई करते हैं तभी ये ट्रायंगल बना रहे होते हैं, नहीं तो ये ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। फिर दूसरा, अगर आपको मान रखिए एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज आप लेंगे। तो यहां पर भी आपको ट्रायंगल ही है तो आपको 3 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें, और 3 साइड्स बन जाएंगे इनको अगर आप ज्वाइन करके निकालेंगे तो। लेकिन आइसोसेलेस में क्या होता है, आपने ए बी प्लस, अच्छा देखिए ये जो है इन एडिशन टू द अबव प्रॉपर्टी होगी। एडिशन मतलब कि उसके बाद, मतलब पहले तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, देन ओनली वी विल डिसाइड ना कि वो जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ए बी आपने निकाला, ठीक है, तो ए बी निकालने के बाद जो है फिर आप क्या करेंगे, यहां पर ए बी निकालने के बाद जो है वो ए बी अगर आपके पास कोई और साइड है, मान रखिए बी सी इसके बराबर है और ए सी अलग है, तो ये आइसोसेलेस बना रहे हैं। अगर आपका फिर नहीं तो ये हो सकता है कि ए बी जो है ए सी के बराबर हो जाए और बी सी अलग हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए सी और बी सी आपस में बराबर हो जाए और ए बी आपका अलग हो। तो ये जब कंडीशन होंगे ना तब जाके वो आइसोसेलेस बनेंगे। मतलब दो साइड्स तो बराबर होने चाहिए लेकिन तीसरा अलग होना चाहिए। तो इसमें यही है। तो आपको यहाँ पर दो ही साइड्स, एग्जैक्टली 2 साइड्स आपस में बराबर होने चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। जिस तरह से हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए देखा, उसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी हमारे पास यही है कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल तब बनेगा जब आपके पास जैसे ए बी सी दिया हुआ है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपने ए बी निकाला, आपने बी सी निकाला और आपने ए सी निकाला, तो वो तीनों अगर बराबर होंगे तभी जाके ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। अब यहाँ 3 बराबर वाले में एक तो पक्की बात है कि किसी भी दो का सम जो है तीसरे से बड़ा आएगा ही आएगा, तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सिर्फ आप ये भी दिखा देंगे कि अगर ये जो है बराबर हैं आपस में तो ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देंगे, ठीक बात है। फिर क्वाड्रिलेटरल की बारी आती है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसमें 4 साइड्स होती हैं, तो 4 साइड्स होने चाहिए। अब क्वाड्रिलेटरल को अगर ध्यान से देखिए, कोई भी नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल हमने लिया है, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ये बस अलग अलग साइड्स वाले क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें अगर आपने 4 वो चाहिए होगा, 4 वर्टिसेस होते हैं इसके, 4 फिर साइड्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखिए इसको क्वाड्रिलेटरल अगर बनना है ये 4 साइड्स मिला के, तो आपको यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल्स अगर बन रहे हैं तो आपको ये वाले ट्रायंगल में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना चाहिए और इसमें भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप जो है ये एक, जैसे आप क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे, तो वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर आप बी सी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे और
DC निकालेंगे और वहां पर भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी चेक करेंगे। अगर ये दोनों जगहों पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहे होंगे तभी ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है, कंपोज्ड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो हमें लाइन सेगमेंट्स से तो बनेगा, लेकिन बनाने के लिए यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। पहले ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाला टेस्ट पास करेगा वो, तभी जाके क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो ये तब आप करिए जब आपको पूछा जाता है कि वेदर द गिवन कोऑर्डिनेट्स गिवन पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल और नॉट, तब जाके फिर आप इसको बता सकते हैं। बताने के लिए आप ये काम करेंगे कि पहले आप साइड्स इस तरह से बना लीजिए, मार्क कर दीजिए कि भाई जो जो दिए हुए हैं ना पहले ही मार्क कर दीजिए उस पर, और उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए। जैसे ए बी डी को मार्क कर लिया, सी को ए बी सी डी को मार्क कर लिया, उसके बाद आपको क्या क्या निकालना है वो भी आप पहले पता कर लीजिए और फिर जाके डिसाइड कीजिए कि वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मान रखिए कि आपको दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम बताना है कि पैरेललोग्राम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? किसी भी पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। साथ में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आपको जैसे यहाँ ए बी सी और डी है, तो आपको ए बी जो है वो डी सी के बराबर होता है और ए डी जो है इज इक्वल टू बी सी होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। साथ में एक और एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर नहीं होता है, मतलब डायगोनल्स जो है वो बराबर नहीं होते हैं, जबकि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, जबकि आपको ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स ये इक्वल होती है। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखाना है आपको, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है ये भी आपको साथ में दिखाना जरूरी है। फिर आ जाइए स्क्वायर की बारी। स्क्वायर में क्या होगा? स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें सारी साइड्स बराबर होंगी। तो यहाँ पर आप ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों बराबर दिखाएंगे। फिर आप यहाँ पर ए सी और बी डी को भी आपस में बराबर दिखाएंगे। तो मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर दिखाने के लिए आपको यही दिखाना पड़ेगा कि वो जो है साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर के लिए हो गया आपके पास। रेक्टेंगल दिखाने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो यहां पर भी ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। जैसे ए बी है तो वो सी डी के बराबर होगा। फिर आपको बी सी है वो ए डी के बराबर होगा, और ए बी तो यहाँ ए सी और बी डी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑपोजिट साइड्स बराबर हो रहे हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे और साथ में ऑपोजिट साइड्स इक्वल और फिर ऑपोजिट साइड्स इक्वल और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना होता है। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, तब जाके क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल में यही एक कैरेक्टरिस्टिक है ना कि आपको, हालांकि वहाँ एंगल वगैरह का भी रहता है, लेकिन एंगल हम अभी इंक्लूड नहीं कर सकते। डिस्टेंस फॉर्मूला से ही जब काम हो रहा है तो फिर वाई वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम एडिशनल थिंग्स। उसी तरह से रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी बी सी सी डी और ए डी या डी ए बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ए सी है जैसे, तो ए सी जो डायगोनल है वो आपका बी डी के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सभी साइड्स के बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये साइड्स बराबर होते हैं पर डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको
रोम्बस दिखाना है तो सारे साइड्स बराबर दिखा दीजिए, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं उसमें रोम्बस के केस में। एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि 3 पॉइंट्स दे दें आपको, ठीक है, जैसे वो दे देंगे कि ए है, बी है और सी है, ठीक है, और कहेंगे कि पता कीजिए कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और ए सी निकालिए। अगर आपका ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है तो यानी कि वो कोलिनियर है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि ये ए बी सी उसी ऑर्डर में दिया हो ये जरूरी नहीं है। तो आप ना जब 3 साइड्स निकालेंगे तो आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा कि कौन से दो का सम जो है तीसरे के बराबर आ रहा है। तो वो आप देख लेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, क्योंकि दो का सम जो है तीसरे के बराबर वहां पर होना जरूरी है, तभी कोलिनियर होंगे। और अगर आपने अभी देखा कि जब ट्रायंगल हमें शो करना होता है तो व्हाट वी डू, वी शो कि दो जो होते हैं, दो का सम जो है वो तीसरे से बड़ा होता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि सम ऑफ टू will be sum of two of them will be equal to the third। तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, एक ही लाइन में लाई करने वाले पॉइंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ ए है, जैसे यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाता है अगर, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। आई होप आपको ये आज का जो कंसेप्चुअल क्लास थी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास थी, ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब MCBSE मैथ्स। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। MCBSE मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ईच मार्क मैटर्स। Thank you so much. Thanks a lot. Enjoy yourself.